नेटवर्क है, इसको यूज़ करके हम किस तरह का जो डाटा है उसके उसको उसकी हम जो है मैपिंग कर सकते हैं। आप इस क्लास में अच्छा जी न्यूरल नेटवर्क की बात हमने लेकर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या है। ये ऐसा नेटवर्क है जो कि सीक्वेंशियल डाटा या टाइम सीरीज डाटा हो जाए उसको मैनिपुलेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसका मतलब बेसिकली होता क्या है, इट कैप्चर द सीक्वेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द इनपुट डाटा। इन अदर वर्ड ये नेटवर्क क्या करता है, लॉन्ग टर्म जो डिपेंडेंसी है ना डाटा के दरमियान उससे दूर रहना है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल के साथ आपको बताने की कोशिश करूँ। यहाँ देखें ना 3%, ऐसा नहीं है चैट में मैं लिखे एडवांस लिखूँ तो क्या एक आंसर गेट करने के बाद मैं दूसरा टाइप करूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैंने ये 3 सवाल टाइप किए बड़ी तवज्जो से देखिए। जैसे मैंने कहा when was ICC formed, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो वो ये भी ना इसको कॉरेस्पॉन्डिंग अप्लाई करें। अगला सवाल why was it formed, अगला सवाल क्या है, where are its headquarters। शामिल बता सकते हैं दूसरे और तीसरा सवाल पहले से कैसे करते थे, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखिए, सब्जेक्ट की कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ देखिए मैंने आईसीसी का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप देखेंगे क्या आप स्ट्रिंग जो आंसर है ना आईसीसी के कॉन्टेक्स्ट में। इसका क्या मतलब है, इन तीनों सवालों के दौरान मतलब आपस में एक रिलेशनशिप है, डिपेंडेंसी है। यहाँ पे भी आईसीसी है, यहाँ पे भी आईसीसी। जो पहले सवाल है तो वो ये डिपेंडेंसी जो है इस वजह से दोबारा से बार बार आपको सब्जेक्ट का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली यहाँ पर बताने का मकसद क्या था कि लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं इट लिख रहा हूँ या इट्स लिख रहा हूँ तो उसका मतलब उसमें क्या है आईसीसी। ठीक है, क्योंकि उसने इस वाले जो डिपेंडेंसी है इसको लर्न कर। ठीक है, तो आरएलएम में क्या करते हैं बेसिकली वो डाटा की जो डाटा के आपस में जो डिपेंडेंसी है उसको लर्न करें, डाटा का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको लर्न करें। ठीक है, वो कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। अब ये दो देखिए आपने न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में या कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में देखा कि वहां पे जो डाटा का दरमियान जो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी है वो रिटेन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एक नेटवर्क आपको दिखाया, ठीक है, ये एक कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क। फॉर एग्जांपल इसे तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की मेरी हुई है कि मेरे पास वाला कैट है, डॉग है, हॉर्स है, मैं 3 क्लास की क्लासिफिकेशन करना चाहता हूं। देखिए मैंने इनपुट इमेज दिया उसे डॉग, उसके बाद पढ़े तो क्या बताएगा डॉग की प्रोबेबिलिटी कितना हाई आएगी और जो यहाँ ये डॉग है। अब ये एट टाइम t मेरे से इनपुट दी डॉग एट टाइम t + 1 यानी सेकंड टाइम मैं इनपुट क्या दिया इसके पास जब मैंने कैट दे दी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यकीनन से क्या बताया वो क्या दिया कैट की प्रॉपर्टी हाई आई उसके कॉरेस्पॉन्डिंग से बताया हां यहाँ क्या सही। अब मेरा आपसे सवाल, अब देखिए टाइम 1 पे जो आपने इनपुट दी और जो आपकी आउटपुट से कॉरेस्पॉन्डिंग आई उसका रिलेशनशिप क्या t + 1 पे जो आपने इनपुट दी और जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट आई क्या इन दोनों का कोई आपस में रिलेशनशिप है? इस दोनों डाटा का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। जो टाइम t पे इनपुट और आउटपुट आई इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है एट ए टाइम t + 1 पे जो आपने इनपुट आउटपुट दी आउटपुट इसका आपस में कोई रिलेशनशिप। यानी कहने का मतलब क्या है हमारे न्यूरल नेटवर्क या कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क ना कोई डाटा के दरमियान जो डिपेंडेंसी है उसे रिटेन नहीं करती। ठीक है, ये बात समझ आई। अब जरा देखिएगा मैं अब ये एग्जांपल आपको शुरू करता हूं। ये है नॉर्मल हमारा न्यूरल नेटवर्क जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है आपने एक को ले होती है इसके अंदर एक या मल्टीपल जो है वो हिडन उसके बाद में ठीक है। अब ये नेटवर्क कैसे फर्क है या न्यूरल नेटवर्क रिकरेंट नेटवर्क के अंदर क्या नई चीज आ जाती है जो फर्क है इससे न्यूरल नेटवर्क को यहाँ पे हम नाम इसके अंदर क्या है बेसिकली उसके अंदर
ये वाली आपको लूप सी नजर आ रही है, ये बेसिकली जस्ट लाइक समझ लें हमने ना मेमोरी ऐड किया है, ठीक है। जैसे समझे हमने ना जो पहले इनपुट दी ना उसकी एक हिडन स्टेट के अंदर कोई वैल्यू आई, जो नेक्स्ट दोबारा इनपुट देंगे ना वो जो प्रीवियस स्टेट की इनपुट पड़ी है ना, हिडन स्टेट पड़ी है, उसका इम्पैक्ट होगा इस पे नई इनपुट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ न्यू आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू सेपरेट इनपुट। ये मेरी बात समझ आ रही है? इतना भी आपको समझ में आ रही है और रिपीट करो। अच्छा इसी तस्वीर को मैं ऐसे कर दिया तो आप देखेंगे रेकरेंट लोग ना इस तरह से करके दिखा रहे हैं। मैंने उसी तस्वीर को ना जानबूझ के ऐसे बनाया कि अब हम इनको जब भी हम लेफ्ट से इनपुट देते हैं राइट पे आउटपुट ले लेते हैं, लेकिन अब मैंने इसी ग्राफ को इसी ग्राफ को ऐसे करके दिखा दिया। ये है और वो जो अभी प्रीवियस स्लाइड में दिखाया मैंने आपको रेकरेंट उसी को यहाँ पे दिखा, ठीक है। अच्छा अब बड़ी कोई रेकरेंट लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं? ये जस्ट ये फोल्डेड वर्जन है उसका रेकरेंट, और ये क्या है? दिस इज द अनफोल्डेड। ये यही तस्वीर को ऐसे करके दिखा है। ये इनपुट आप देखो बड़ी कोई तस्वीर ये इनपुट दे रहे हैं कि RMN का एक लेयर है इसमें, ठीक है, और उसी की बार-बार रेपिटेशन ये जो भी हिडन लेते हैं इसी की रेपिटेशन है, यही उसी के अंदर जितने भी नंबर आपके उड़ाने वही है, लेकिन बार-बार इसी को यूज करना है। किसके लिए यूज करना है? जो भी नेक्स्ट इनपुट आप लेंगे। फॉर एग्जांपल आप सीक्वेंशियल डाटा की बात करें, RND का किसके साथ करता है? सीक्वेंशियल डाटा के साथ। यहाँ आपका फॉर एग्जांपल ये इमेज भी हो सकते हैं, वीडियो से सीक्वेंस ऑफ एक टेक्स्ट है उसके अंदर सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं या सीक्वेंस से कैरेक्टर भी हो सकते हैं। तो कैसे करें मैं आपको बता। तो ये है बेसिकली अनफोल्डेड और फोल्डेड तस्वीर किसकी? रेकरेंट। मैं मज़ीद आपको दिखाता हूँ, अभी शायद आपने शुरू हो गया, लेकिन आप इस तस्वीर को देखें इंशाल्लाह चीज़ें बात होंगी। लेकिन इसके अंदर वो क्या है ना, कंप्यूटेशन देखते हैं चीज़ें सामने। RNN की कंप्यूटेशन कैसे डिफरेंट है किससे? रेकरेंट से। यहाँ पे उस वाली चीज़ को दिखाने की कोशिश, ठीक है। वो अनफोल्डेड तस्वीर बड़ी बिल्कुल सी लग रही होती है, लेकिन अगर हम उसे खोल दें तो आप चीज़ें इंशाल्लाह काफ़ी सामने देखिए होगा क्या है। वो क्या है? इसे हम सीक्वेंशियल डाटा इनपुट देते हैं। ये समझिए पहला वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, या पहला वेक्टर है दूसरा वेक्टर है, या पहला फ्रेम है दूसरा फ्रेम है तीसरा फ्रेम है, ठीक है। रेकरेंट नंबर करता है पहले फ्रेम के कॉरस्पॉन्डिंग या पहले वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग वो करके आप देखिए ये वही इनपुट लेता है, ये हिडन लेता है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग होता है। अब यहाँ कंप्यूटेशन क्या हो रही है? पहले आप जब भी आप देखते रहे हम क्या करते हैं, z कैसे इंप्यूट करते हैं, wx प्लस b करते हैं, बिल्कुल वैसा ही काम होता है। लेकिन अब कुछ और एडिशनल चीजें एक और दिया हिडन स्टेट की कॉन्टेक्स्ट में दिया, वो क्या करते हैं हमने देखा यहाँ पे मैं इस वाली लेयर के जो भी पैरामीटर्स मैंने शो कर दिए इसके साथ u के साथ, समझ रही है? वही लीक्स है हमने जोड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर सारी जितने भी पैरामीटर हैं उससे मैं u मैट्रिक्स के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। तो u मैट्रिक्स में कर दिया सही। इनपुट को आप मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? देखिए x1 इनपुट है, उसे मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे आप? u के साथ, ठीक है। एक चीज तो ये और क्या हो रहा है? प्लस b ऐड करते हैं, b करते हैं हम b भी ऐड करते हैं। उस b को मैं नाम दे देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं b h के, ठीक है, ऐसे तो नाम दे देता हूं, या b i के प्लस हाँ जी। और क्या क्वेश्चन होगी कर सकते हैं आप? ये भी तो इनपुट है उससे, ये समझिए ये इनिशियल हिडन वेक्टर है जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है? समझिए 0 0 कोई भी हिडन स्टेट नहीं ठीक से वो वैल्यू है। अब इसका मतलब क्या है? नई चीज क्या होने वाली है? जो भी h है आपकी h0 से मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो ऐसा करने से हमने क्या कंप्यूट कर लिया? z में कर दिया, अरे सिंपल। यानी कि एडिशन होने वाली चीज क्या है? जस्ट ये चीज नहीं आई है, और बाकी सब जो प्रीवियस आप न्यूटन की किसी भी लेयर पे z के कंप्यूट करते हैं वैसे ही कंप्यूट कर रहे हैं आप। क्या समझ आई बात? ये वाली कोई चीज हुई ना ऐड हमने ये किया, क्या मतलब हिडन स्टेट ये मैंने पहले लेयर के लिए किया, पहली इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग किया। अभी जस्ट इसका z कंप्यूट किया, यहाँ तो मुझे दो चीजें कंप्यूट करनी थी ना, z और प्लस a, ऐसे अभी मैंने जस्ट z कंप्यूट किया,
ठीक है। अब अगर कोई सवाल हो तो आप उसे कर सकते हैं, लेकिन मैं जब मैं दूसरी इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग मैं x2 के कॉरस्पॉन्डिंग जी कंप्यूट करके दिखाऊं तो फिर समझ जाओगा। मतलब ये समझे जी मत आ z2 क्या आया, चलिए z2 मुझे बताएं वो कैसे आएगा, कौन बताएगा? ux2 अच्छा ux2 प्लस w x 1 x1 प्लस v और इसी तरह से कहूँ z3 क्या है और z4 क्या है, आई होप सो कि आपको अंदाजा। पर अगर मैं कहूँ ये z3 में बताते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं, z3 बताते हैं तो क्या होगा? ये यहाँ पे क्या आएगा? अच्छा b माइनस ये b कुछ भी कह रहे हैं। तो ये मेरी जनरल फॉर्मेशन है किसी भी हिडन लेयर के ऊपर किसके रिकरेंट लेवल के अंदर z कंप्यूट करने की फॉर्मेशन। ठीक है। अब इसके ऊपर क्या अप्लाई करना होता है? एक्टिवेशन अप्लाई करना है। ठीक है। नॉन लिनियरिटी तो जनरली लोग जो अप्लाई करते हैं वो tan h है। ठीक है। तो tan h इसके ऊपर अप्लाई कर दूं वो क्या आ जाएगा मेरे पास जी। अगर इसके ऊपर मैं tan h तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ये मेरे पास h t आ जाएगा। इसे मैं नाम देता हूं h t। ठीक है। यहाँ पे x2 कॉरस्पॉन्डिंग x2 आएगा, x3 कॉरस्पॉन्डिंग x3 आएगा। तो यही फॉर्मेशन जिसे मैं यूज करूं। ठीक है। पूछो बात। हाँ जी। अच्छा एक तो हमने ये कंप्यूट किया हिडन स्टेट, अब हमें आउटपुट कंप्यूट करनी है। तो आउटपुट कैसे आएगी? जी शाबाश, वेरी सिंपल आइडिया। ये आउटपुट कैसे आएगा? ये y1 कैसे आएगा या y1 ऐड कैसे आएगा? अगर मैं इसे ऐड करूं कैसे जैसे पहले करते थे, जो पहले आपने पढ़ा होगा। हाँ जी क्या पढ़ा है? फर्स्ट वाला में इसका तो वेट वो क्या है v है, तो क्या करेंगे आप v मल्टीप्लाई बाय इनटू क्या है h1 ht का जनरल कर देंगे ht प्लस कोई भी बायस करते हैं, मैं किसी को वाले कर दूंगा y कर कोई भी बायस इस लेयर के इज इक्वल टू हाँ जी क्या y t बस ये दो ऑप्शन आउट है। तो दिस इज बेसिक फॉर्मेशन किसकी r n। समझ अब असल में क्या बात यानी ये वाली जो चीज है बेसिकली ये जो चीज ऐड हमने करी है इसके अंदर फॉर्मुलेशन ये बेसिकली जो भी प्रीवियस से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये मेरी t स्केल है, ये मेरी t स्केल है। जो भी प्रीवियसली कंप्यूट हुआ है, जो भी प्रीवियस हिडन स्टेट के अंदर मैंने प्रीवियस डाटा के बारे में कुछ चीज सेव की थी, तो इंफॉर्मेशन मैंने सेव की थी, वो मैं नई कंप्यूटेशन के लिए नई हिडन स्टेट या नया y हैट कंप्यूट करने के लिए मैं प्रीवियस हिडन स्टेट को क्या करता हूँ, मैं यूज करता हूँ, प्रीवियस मेमोरी को मैं यूज करता हूँ। जिस वजह से बेसिकली क्या है डाटा के अंदर देखिए आप ये जो मेरी आउटपुट है ना, ये आउटपुट ये आपने से प्रीवियस जितने भी इनपुट डाटा है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसे यूज करें। इस वजह से ये जो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस की मैं बात कर रहा हूं, देखिए ये आउटपुट प्रोड्यूस करने ये कैसे आएगी, ये यकीन आप ये इनपुट देंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग x1 आई होगी, ये देंगे x2 आई होगी, ये देंगे x3 आई होगी, उसके बाद xt इनपुट देंगे ना, तो xt कॉरस्पॉन्डिंग ht जो हम कंप्यूट करेंगे वो बेसिकली आपने से प्रीवियस सारी हिडन स्टेट से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन इसके अंदर आई होगी। ठीक है। तो ये बेसिकली आप कैसे करना है, ये मेमोरी की तरह करोगे, ये हिडन स्टेट को सेव करोगे। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस को क्लियर कर रहे हैं इस तरह से डाटा के दरमियान। ठीक है। ये बात समझ आ रही है? अच्छा असल कहानी ऑनेस्टली ये दो स्टेटमेंट थी, बाकी कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं। फॉर एग्जांपल मैं कहूं मुझे ये बताएं फॉरवर्ड पास क्या होगा, ये क्वेश्चन का आपने तो मैं आपको शो किया उसका फॉरवर्ड पास देखना है, ये है यही क्वेश्चन लिखी ना ऐसे ही ना जी। ठीक है। सही है। ठीक है। और ये ऐसा करने के बाद अच्छा इसके बाद हाँ सॉरी इसके ऊपर मुझे एक चोरी बताना है मुझे, अगर ये तो मैंने सी कंप्यूट किया इसके ऊपर नॉन लिनियरिटी मल्टीक्लास क्लासिफिकेशन में ध्यान रखने वाला मल्टीक्लासिफिकेशन है। उसके बाद मुझे लॉस फंक्शन यूज करना है हर आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है। हर इसका मतलब मुझे क्या यूज करना है
और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे y1 हैड को मैं कंपेयर दोनों ओरिजिनल y के साथ, तो उनका जो फर्क आएगा उनसे मुझे फाइंड करना है। तो ये सारे जो फर्क है मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, टोटल लॉस। ये मैं बात क्या कह रहा हूँ शायद अभी आपको बात समझ नहीं आ रही, मैं बता सकता हूँ। हाँ जी, ये दो क्वेश्चन समझ आ गए, ये समझ आ गए। और आई होप समझ ये कुछ तो बात है। ये एक जो आउटपुट है आपकी, ये जो एक आउटपुट आई है आपकी, ये वाला हैड आया आपका, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे आपके पास y होगा, उनका आपस में जो आप लॉस कंप्यूट करें। लेकिन आपने किसका करना है, सबका तो करना है, तो उस वजह से हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, समेशन करते हैं। इसको आप थोड़ा लॉस को करते हैं। अच्छा, ये है कंप्यूटेशन, ये हमारा रेफरेंस न्यूरल नेटवर्क का बेसिकली क्या है, कंप्यूटेशनल ग्राफ। ये इनपुट है, ये हिडन स्टेट, इनपुट ले है, हिडन स्टेट है, ये आउटपुट है। इन सारी आउटपुट को हम ऐड करेंगे उसके बाद लॉस करेंगे, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली कंप्यूटेशन ग्राफ। अब मैंने ये मेरी फॉरवर्ड पास होगा, बैकवर्ड पास कैसे होगा, ग्रेड क्यों बैकवर्ड पास परफॉर्म करने की जरूरत है कि नहीं? ये कैसा नेटवर्क है, ये यहाँ पे लर्निंग, क्या लर्निंग है समझिए, और खुद ही करनी है। कैसे वेट्स को मतलब रिलेशन, वेट्स को अपडेट करना है, कैसे वेट्स को, ये तो इनिशियल वेट्स है, यहाँ 0 था, यहाँ कुछ इनिशियलाइजेशन या कोई और इनिशियलाइजेशन के साथ तो अपडेट करें। इसका मतलब क्या है, स्टिल इसको वैसे ही बैक प्रोपगेशन करने की जरूरत है जैसे आप पहले कर सकते हैं। यानी कंप्यूटेशन ग्राफ है, इस पे आप ऐसा करने से ये फॉरवर्ड पास हुआ, ये है फॉरवर्ड पास। अब आपको क्या करने की जरूरत है, इसके बिल्कुल बर्स या मतलब बैकवर्ड पास वो कैसे होगा, इसका मतलब है मैं यहाँ से यहाँ का ये भी ग्रेडियंट कंप्यूट करूँगा मैं यहाँ, ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ पे आऊँगा, इसका ग्रेडियंट कंप्यूट करूँगा। इसके बाद ये भी हिडन स्टेट इनपुट है, इसके बाद तुम्हारा ये होगा, ये बात समझ आ रही, मैं इसलिए रिपीट करके बात शुरू करता हूँ। ये जैसे अभी आपको स्टार्टिंग लेयर के कॉन्टेक्स्ट में इनपुट पे बड़ा सा बता रहा हूँ, मुझे ये ऐसा करने से मैं जस्ट ये मेरा भी ये मैंने किया सीट को बनाया, ये वेट्स को अगर लर्निंग करनी है तो बैक प्रोपगेशन तो बैक नहीं होगी, क्योंकि बैक प्रोपगेशन में क्या करते हैं हम ग्रेडियंट्स करते हैं, और उन ग्रेडियंट को यूज करके हम ग्रेडियंट इस एल्गोरिथम के अंदर और इस तरह की जो फॉर्मेशन है dw, तो ये dw मेरे पास आएंगे, पूरी बैक प्रोपगेशन इनको मैं यूज करके इन वेट्स को अपडेट करूंगा। ये तो लर्निंग है, ये फॉरवर्ड पास, उसके बाद लॉस प्रेडिक्शन करते हैं, लॉस फाइंड करते हैं, लॉस फाइंड करने के बाद आप उस लॉस को यूज करते हुए ग्रेडियंट कंप्यूट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। तो आप फिर वेट्स को अपडेट, तो यहाँ बेसिकली हमारे पास w तो देखें कौन कौन से वेट्स हैं, w तो है ये जो आप मिडल ग्रेड के अंदर, और क्या है v भी तो है, इसके अलावा और कौन सा है, हाँ जी और कौन सा है जी, u भी तो है। तो इन सारे पैरामीटर हमें फाइंड करने, ये तो मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ऐसा कि ये क्या है, ये मैट्रिसेस है, मैंने डेफिनेशन शो नहीं की, वो भी हम शो कर सकते हैं कि इसकी क्या डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये आपको नजर आ रहा है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लॉस फाइंड किया, इस लॉस से करस्पॉन्डिंग मुझे ग्रेडियंट कंप्यूट करना है, ठीक है, y1 ऐड बेसिकली, ये मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, उसका परफेक्ट यहाँ पे कितना पड़ता है लॉस में, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने v कंप्यूट करना है, तो ये कैसे चेंज होगा, वही सारा करस्पॉन्डिंग करेक्ट किया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू v1 फॉर एग्जांपल मैं उसका नाम दे देता हूँ, तो वो कैसे आएगा कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, पहले उसका इफेक्ट इस पे आता है, ठीक है, और फिर इसको इसके चेंज होने से अल्टीमेटली लॉस फंक्शन इस पे आएगा, लॉस कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो ऐसा करने से हमने इस पूरे कंप्यूटेशन ग्राफ पे ऐसे ही जो चेन को अप्लाई करके ना जो ग्रेडियंट्स को हमने कंप्यूट किया। अच्छा इंपॉर्टेंट बात, ये तो वही इस तरह की बात जो पहले आप पढ़ चुके हैं उसी तरह से कंप्यूटेशन ग्राफ, ये थोड़ा सा डिफरेंट किया, क्या पता है कि इस डायरेक्शन के अंदर मतलब क्या, हम वर्टिकली देखें ऑर्डर पास कैसे होता है, हम वर्टिकली कैसे आपको ब्लैक लाइन से नजर आ रहा है, हम फॉल अपवर्ड मूव कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हम हॉरिजॉन्टल भी मूव कर रहे हैं इन फॉरवर्ड पास,
यानी ऊपर मूव करते हैं हम प्रेडिक्शन करते हैं और राइट साइड पे मूव करते हुए हम हिडन स्टेट कंप्यूट करते हैं, नेक्स्ट हिडन स्टेट की वैल्यू या करंट हिडन स्टेट की वैल्यू हम ऊपर मूव करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जब मैं बैकवर्ड पास करना है ऊपर से नीचे की तरफ भी आना है और इसी तरह से ये जो टाइम के रिस्पेक्ट में आ रहा है, ये t2 था, ये t1 था, इसके कॉन्टेक्स्ट में मुझे जो है ग्रेडियंट कंप्यूट करना है। अच्छा, इस वजह से इस बैच प्रोपगेशन का नाम थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें टाइम का नहीं जनाब जो t2 पे था ना इनपुट उसका कॉन्टेक्स्ट ग्रेडियंट कंप्यूट करते हैं t1 को भी कंसीडर करें आप, इनके ध्यान नहीं होता है ना ग्रेडियंट आपने कंप्यूट करना है, ठीक है, कि मैं h1 को थोड़ा सा चेंज करूं उसका फैक्टर h2 में कितना होगा, ठीक है, ये बात समझ बिल्कुल वैसे ही हम हिसाब करें। तो इस वजह से इसका नाम है बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम, ये टाइम के रिस्पेक्ट में इसका है ना, ठीक है, तो इस वजह से इस प्रोपगेशन का नाम BPTT इस तरह से करके भी आप इसकी एग्जीक्यूशन के साथ से, ठीक है। अच्छा, अभी इसके साथ क्या मसले मसाइल हैं अभी वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, इसके साथ कई इश्यूज हैं वो भी डिस्कस नहीं करेंगे, चलो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन इसके कुछ सॉल्यूशन है वो भी लेटर ऑन में आपको बताऊंगा, वो क्या है उसको ये। अच्छा, इसके कुछ ना टाइप्स है, काफी सारे वेरिएंट्स हैं किसके रेकरेंट वेरिएंट। अच्छा, ये नेटवर्क कैसे है, ये कैसे, ये कौन सा वाला, ये हमारा सिंपल न्यूरल है जिसके अंदर सिंगल इनपुट दे रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिंबल ये होता है 1 to 1, ठीक है। इमेज क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। इमेज कैप्शन इंशाल्लाह मैं इसको डिस्कस करूंगा, देर से डिस्कस करूंगा, इसका मतलब क्या होगा, सिंगल आप इनपुट देंगे लेकिन नेटवर्क उस पे कॉरस्पॉन्डिंग क्या देगा, एक पूरी स्टेटमेंट जनरेट करेगा कि यानी क्या मतलब इनपुट में दिया इसको इसके अंदर क्या कंटेंट्स हैं अपने को डिस्क्राइब कर देगा। फॉर एग्जांपल एक पर्सन खेल रहा है वो बताएगा ये पर्सन खेल रहा है, ठीक है, कोई क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट को कैसे एक सेंटेंस आ जाए, अब उसने बैठा हुआ तो बैठने को कैसे सेंटेंस स्टेटमेंट आए, लेकिन इमेज को कैप्शन करके वो दिखा, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल, आप इनपुट क्या लेंगे, इमेज देंगे, लेकिन उससे कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, डिफरेंट वर्ड्स है वो जनरेट करेंगे आप, ठीक है। कैसे करेंगे इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। नेक्स्ट, हाँ जी, मैनी टू वन क्या मतलब, काफी सारे इमेज दिया आपने, उसके बाद देखना इसके अंदर क्या एक्शन होता है, वॉक हो रही है, जॉगिंग हो रही है, जंपिंग हो रही है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, 1 2 सॉरी मैनी टू 1, इसी तरह से मल्टीपल इमेज या मल्टीपल फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट आपने लिखी है जिसके अंदर मल्टीपल वर्ड्स हैं, आप चाह रहे हैं उनके वर्ड्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो, ये इंग्लिश के अंदर आपने लिखा था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप चाह रहे हैं कि फ्रेंच के अंदर इस स्टेटमेंट को मैं कैसे करूं, इसके इस स्टेटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या वर्ड्स, तो ये पूरा वर्ड पूरी स्टेटमेंट पढ़ ली, उसके बाद इस मेथड ने इसको कंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद इसने जनरेट किया फ्रेंच के अंदर इसी स्टेटमेंट, ठीक है। इसी तरह एग्जांपल ऑफ न्यू मैनी, इट इज अ एग्जांपल ऑफ वेरी गुड, यहां पे क्या है, एक्शन डिटेक्शन, आप हर फ्रेम के अंदर देखना चाह रहे हैं कौन सा एक्शन हो और कहां पर किया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड दिस इज गेट मैनी टू मैनी, कि हर फ्रेम के कॉरस्पॉन्डिंग में देखना एक्शन हो रहा है कहां पर किया लोकलाइज, दिस इज कॉल्ड दोनों मैनी टू मैनी है, इसके अंदर फर्क क्या है, पूरा वर्ड पढ़ लिया, अभी जब उस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ा, तीन वर्ड्स को पढ़ लिया, उससे अंडरस्टैंड किया, देखिए जब तक मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ूंगा उसके बाद उसको तक मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि इस इंग्लिश स्टेटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेंच सेंटेंस क्या है, ठीक है। तो ये जस्ट आपको वही चीज दिखाई है, जैसे मैनी वर्ड्स आ रहे उसके बाद में मैनी वर्ड्स आपने प्रोड्यूस किए, लेकिन दरमियान में यहाँ पे क्या फर्क है कि पूरा वेट किया क्या पूरा स्टेटमेंट आपने रीड कर ली, उसके बाद में यहाँ पे क्या है, हम हर वर्ड्स में जनरेशन करते हैं, ठीक है, हर स्टेटमेंट हर फ्रेम में हम जनरेशन करते हैं, यानी ये फ्रेम है यहाँ पे कहाँ तक कोई एक्शन है वो बता दो और क्या एक्शन है वो बता, ठीक, इससे
हम क्या करने लगे हैं, एक लैंग्वेज बात करेंगे, क्या करेगा वो टेक्स्ट में, जिसे मैं ट्रेड कर लेता हूँ, मैं उसे एक कैरेक्टर इनपुट दूँ और मैं चाहूँ किसी वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में नेक्स्ट कैरेक्टर जनरेट करें, ठीक है। जैसे कि आपको दिखाया हमने, हमारे पास मेन आंसर है, उसके अंदर फर्स्ट मतलब किसी चीज है, वो क्या है हेलो, उसके तो क्या है वर्ड जी। रेडी सीक्वेंस समझ आ गई आपको? Yes. वो क्या है हेलो, इसके कोरस्पॉन्डिंग वोकैबुलरी क्या है जी, एच ई एल जी। जब नेटवर्क को आप इनपुट देंगे तो आप क्या इनपुट देंगे, नेटवर्क को इनपुट क्या देंगे, मतलब मेरा रेफरेंस इनपुट है, ठीक है। इसको टाइम टी पे मैं इनपुट दूंगा, ये मेरे कैरेक्टर है, तो इससे मेरे कैरेक्टर को क्या कन्वर्ट, हाँ जी, जब मैं नेटवर्क को इनपुट दे रहा होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ जी, इस वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग क्या जनरेट करते हैं, इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोडिंग जनरेट करेंगे, क्या मतलब वन हार्ट इनपुट, ठीक है, ये वन वेक्टर पर चलेगा, पर अगर मैं कहूँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर है वो है 1 0 0, चार वेक्टर है ना, तो चार से वेक्टर चाहिए, ठीक है, वन हार्ट इनपुट वेक्टर, ये मेरा वन है, ये पहला कैरेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर हो गया, दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा कुछ होगा, इसे कॉरस्पॉन्डिंग जी ऐसे कुछ होगा, और इसी तरह से सही है। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं अपने रेफरेंस को क्या इनपुट दूंगा जी, इनपुट क्या दूंगा, इनपुट दूंगा मैं इसे 1 0 0, क्या मतलब ये क्या है h, ये वैसे इनपुट दूंगा, तो ये क्या करेगा, इससे कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखेगा, ये नेटवर्क है मेरा, यहाँ पे मैं यू मैट्रिक्स की बात कर रहा था, ये क्या करेगा हिडन स्टेट का यूज करेगा, पहली हिडन स्टेट कैसे करके w को मल्टीप्लाई करेगा h के साथ, w को मल्टीप्लाई करेगा h के साथ, और u को मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, h के साथ, जो भी आपकी इनपुट है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा h1 जनरेट करेगा, उसके बाद फिर हम दोबारा से क्या कंप्यूट करेंगे, क्या जनरेट करेंगे y hat, ये हमारा क्या हो गया y hat, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग सॉफ्टमैक्स बेसिकली वो हम यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स हमारी कौन सी है, ठीक है। इन अदर वर्ड यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ ये शो करे कि कंप्यूटेशन क्या होती है, h1 कैसे कंप्यूट होता है, बता सकते हैं h1 क्या होगा जी, एंड व्हिच h1 क्या कंप्यूट है कैसे, इनपुट में क्या है 1 0 0 0, दिस इज मल्टीप्लाई बाय u प्लस जी h, और अगर तो ये 0 0 0 डायमेंशन की वेक्टर है, ठीक है, इसमें खास डायमेंशन है, फॉर एग्जांपल का 3 डायमेंशन है, इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, w के साथ, उसके बाद मेरे पास क्या कंप्यूट होना है h, और इसके ऊपर अप्लाई करना है नॉन लीनियर का, ऐसा करने से क्या कंप्यूट कर लिया हमने h, सही। उसके बाद मुझे क्या कंप्यूट करना है y1 है, वो कैसे आएगा जी शाबाश, h1 v into h1 plus y जी h0 जी बताएं v जी, y1 है वो कैसे आएगा h1 कोई भी वैल्यू, ठीक है, ये ऐसे कुछ मेरे पास ऐसे कोई वैल्यू ऐसा मेरे पास कोई वेक्टर आएगा, ये इसकी वैल्यू देखिए दोबारा से, इस नेटवर्क के अंदर कितनी हिडन स्टेट हैं, तो सर कितने न्यूरॉन्स हैं, उसके मुताबिक इसका साइज होगा, इसके ऊपर का साइज समझ आ गई, जैसे हीटर लेते हैं कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन, उसके मुताबिक इसका साइज होगा, ठीक है। इसी तरह से y1 हैड u मल्टीप्लाई दिस वन, अच्छा d को भी लिखा, assume करेंगे d भी हमने ऐड, इसी तरह से ये जो भी h आपने कंप्यूट किया है इसको मल्टीप्लाई करें d से प्लस b dy, और इसका छोटे से क्या होगा आपके पास y1 हैड, ठीक है,
सॉफ्ट मैक्स पे अप्लाई सॉरी सॉफ्ट मैक्स अगर सॉफ्ट मैक्स है क्लासिफिकेशन करने में सॉफ्ट मैक्स है अगर क्लासिफिकेशन जस्ट रेस्ट करना है देयर इज नो नीड टू ऐड एनी नाउन ठीक है तो इस वाले केस के अंदर हमें वो पहले जो एग्जांपल देंगे वहां पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे इस वाले केस के अंदर हम कैरेक्टर प्रेडिक्ट कर रहे हैं ठीक है रिग्रेस कर रहे हैं तो यहां पे सॉफ्ट मैक्स अप्लाई करेंगे